हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। तो आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान की ये जो हमारी लास्ट क्लास है, पहले पार्ट की लास्ट क्लास होगी, क्योंकि इसमें हम लोग अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद कल हम लोगों का क्या होगा, आज आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाएगा आप उसको कर लीजिएगा। कल आपको उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कक्षा 10 विज्ञान की भौतिक विज्ञान की पहला जो पार्ट है प्रकाश का परावर्तन, उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने UV-F, इन सारी चीज़ों का निगमन जो है, ये सब जो पहले पीछे वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे UV फोकस क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पहले देख चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण के उपयोग। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है कि गोलीय दर्पण को पहचानने की विधियाँ लिख उठा है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गोलीय दर्पण की पहचानने की विधि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण को के उपयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। और अगर आप कक्षा 9, 10, 11, 12 और के विद्यार्थी हैं तो आप, और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो आज आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। यहाँ पे आपको हमारी तरफ से हिंदी मीडियम के अच्छे नोट्स और वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर हो सके तो वीडियोस को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि अगर कंटिन्यू आप नहीं देखेंगे तो आपका लॉस होगा। क्योंकि जो चीज़ें बीच में छूट जाती हैं वो क्या होता है, आगे चल के आपको दिक्कत करती है। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, आपका 10th है, इन वीडियोस से प्रॉफिट ये है कि आगे चल के जब आप लोगों को यही चीज़ें जब स्कूल में पढ़ाई जाएंगी तो क्या होगा। मान लीजिए स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, तो जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको 2 महीने में, 3 महीने में कोई चीज़ें अचानक से टीचर पढ़ा देगा, तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज़न हो जाएगा आप लोगों को। अभी से आप लोग पढ़े रहोगे तो आप लोगों को अच्छे से वो चीज़ पहले से पता होगी, तो वहाँ पे आप लोग बेटर करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोगों का है अवतल दर्पण। तो इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। तो अवतल दर्पण का पहला उपयोग क्या होता है, नाई की दुकान में होता है। हम लोग जब बाल कटवाने जाते हैं तो देखते हैं कि जो वहाँ पे आगे पीछे दोनों तरफ शीशे लगे होते हैं, वो कौन से दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, ताकि हम लोग के बाल जो है, बाल को काटने के लिए वो अच्छे से उसमें देख सकें। ठीक। दूसरा किस जगह होता है, डॉक्टर द्वारा नाक कान गले की जाँच में होता है। हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर के पास एक तरीके का ग्लास होता है, एक तरीके का शीशे टाइप में होता है, जिसको ऐसा उठा के देखता है। जब हम लोग के गले वाले में, नाक या कान वान में कोई दिक्कत होती है तो क्या करते हैं, कान वान में टॉर्च जलाता है, टॉर्च जलाने के बाद उससे देखता है। ठीक। तो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि उससे क्या होता है, वो जो वस्तुएं होती है वो बड़ी थोड़ी दिखाई देती हैं। तो बड़ी दिखाई देने की वजह से उसको पता चल जाता है इसमें दिक्कत है क्या। ठीक है, आगे चलते इसका जो तीसरा प्रयोग है वो क्या होता है, वाहनों की हेडलाइट में होता है। हम लोगों ने देखा होगा वाहनों की जो आगे की लाइट्स होती हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें कौन से जो दर्पण होते हैं, कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, अवतल दर्पण। क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये एक कह सकते हैं नॉर्मल चीज़ें हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों की हेडलाइट में भी किया जाता है, वाहनों की लाइट में भी किया जाता है। ठीक है। अब कुछ लोग आप लोग ऐसा मत करने लगिए कि उसके जाइए उसको तोड़ ओड़ के देखने लगिए कि ये होता कैसे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पापा से पड़ेगी डांट और आपका नुकसान अलग से होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे। अब अगला क्या है, इसका प्रयोग क्या होता है, सौर भट्टियों में, भट्टी को गर्म करने के लिए। भैया भट्टी को गर्म करने के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि हम लोग को पता है ना, ये क्या करता है, प्रकाश को क्या केंद्रित करके उसको एक जगह डालता है, जिससे क्या होता है, इससे प्रकाश बहुत तेज ऐसे, अगर ये क्या हुआ ये हुआ हमारा अवतल दर्पण हुआ, क्या करता है भैया, प्रकाश को एक जगह केंद्रित कर देता है, और वो जब जहाँ पे गिरता है वो प्रकाश, वहाँ पे क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। ठीक, गर्म होने के बाद धीरे धीरे गर्म होने लगता है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, और उसमें क्या होता है, वो जलने लगता है। तो इसीलिए इसका उपयोग सौर भट्टियों में भट्टी को गर्म करने में किया जाता है। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। तो इसका तो साफ एकदम फंडा है कि इसका उपयोग वाहनों में जो साइड मिरर्स लगे होते हैं, किनारे पे जो शीशे लगे होते हैं पीछे की गाड़ी और वस्तुओं को देखने के लिए, उसमें किया जाता है।
उसमें क्या होता है, जब हम लोग देखते हैं कि कोई गाड़ी, अच्छा एक बात बताओ, वहाँ पे समतल दर्पण या उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं किया गया, अवतल दर्पण का? क्योंकि भाई अगर समतल दर्पण होता तो वो क्या करेगा, वस्तु को उतना ही बड़ा दिखाएगा। अगर वस्तु बहुत दूर है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, इतना छोटा उसमें दिखाई देगा, क्योंकि वो छोटी दिखाई देगी। उसी जगह अगर उत्तल दर्पण होगा तो क्या करेगा, अगर वस्तु दूर है तो उसको छोटा दिखाएगा, और जैसे जैसे पास आती जाएगी वैसे वैसे थोड़ा 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 बड़ा होता जाएगा। ये थोड़ा छोटा रहेगा, उसके साइज़ का नहीं रहेगा। अब मान लीजिए ट्रक आ रही है पीछे से, आप 4 व्हीलर बाइक लेकर जा रहे हैं, अब ट्रक पूरी आपको क्या हुआ, ट्रक मतलब ट्रक का केवल आपको हेडलाइट, ट्रक का अगर हेडलाइट ही आपके साइड मिरर के बराबर होता है, तो उसका हेडलाइट भी बड़ा होगा तो क्या होगा, उसका केवल हेडलाइट आपके उसमें दिखेगा, तो आप लोग पहचान पाओगे, पता चल पाएगा कि गाड़ी को कितना, हमें बाइक अपनी जो भी हमारा व्हीकल है इसको कितना राइट ले जाना है, कितना लेफ़्ट ले जाना है, आपको पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, आपका क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। इसलिए हम लोग उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और एक्सीडेंट तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो इस समय चालान बहुत ज़्यादा कट रहे हैं। अब आगे क्या होगा, सड़क पर लगे लैंपों में, जो हम लोग साइड देखते हैं ना, रोड लाइट जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें जो लाइटें जो लगी होती हैं उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, ठीक। उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण क्या करता है भैया, ये प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है, ठीक। ये प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूँ कि जब किसी उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पे ये होता है, प्रकाश आता है, तो ये इधर से आता है और उसके बाद ऐसे ऐसे फैल जाता है। माफ़ करना, मैंने गलत बता दिया आपको। ये स्थिति तो उत्तल दर्पण के साथ होती है, अवतल दर्पण के साथ कैसे होगी, क्योंकि अगर आप लोग देखें तो अगर एक इसको पात्र मान लीजिए, ठीक है, इधर से हम लोगों ने एक बूंद डाली, इधर से एक बूंद डाली, बीच में आके क्या होगा, एकत्रित हो जाएगा, बीच में एकत्रित हो जाएगा, और बीच में ही क्या है, एक छोटा सा छिद्र है, ठीक है, एक होल है छोटा सा। अब यहाँ से ये पानी टपकेगा, ऐसा तो है नहीं इधर इधर से निकल जाएगा, और टहल के इधर ही आना है बीच में। तो इसी में ऐसे ही प्रकाश होता है, ये इधर से आया, ऐसे किधर से भी आया, गिरेगा कहाँ पे, फोकस पे आके, मध्य बिंदु पे आके, और यहाँ से ऐसे होके गुजरेगा, तभी वो प्रकाश क्या होता है, तेज होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है, स्थिति थोड़ी उल्टी होती है, थोड़ी विचित्र होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश यहाँ से आता है और ऐसे टहल जाता है चारों तरफ। टहलने में इसको बहुत मज़ा आता है, इसके क्योंकि उत्तल दर्पण थोड़ा मनमौजी टाइप में है, ये लोगों को टहलाता रहता है। लोगों को नहीं कह सकते, प्रकाश किरण को कह सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है आपको ये उपयोग क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम्पल है, पहला एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है, पहला उदाहरण क्या है, 25 सेंटीमीटर पर एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने रखी है, ठीक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर है, दर्पण से बनी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, दर्पण से बनी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है। अब भैया एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे क्या रहा है कि फोकस दूरी दी हुई है ना, मतलब अगर कहा जाए तो F दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ पे फोकस दूरी हमारी माफ़ करना, यहाँ पे फोकस दूरी हमारी कुछ और दी गई है, ये है, यहाँ से हम लोग फिर से प्रश्न देखते हैं कि 25 सेंटीमीटर वस्तु, अच्छा ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी 25 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक। और दोबारा क्या दिया गया है, फोकस दिया गया है, हमें निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो भैया एक बात बताइए, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, अगर हम लोग दूरी की बात की जाए तो वस्तु कहाँ है, अगर फोकस क्या है, फोकस यहाँ है, ठीक है। अब फोकस से इधर है, मतलब ये वक्रता केंद्र पे है, और वक्रता केंद्र से दर्पण की दूरी मतलब R हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। तो
तो भैया वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 25 सेंटीमीटर थी, फोकस दूरी 12.5 सेंटीमीटर थी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब वक्रता त्रिज्या, क्योंकि वस्तु कहाँ पे है, वक्रता केंद्र पर स्थित है, तो वक्रता त्रिज्या बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे फोकस दूरी मतलब f। इतना क्लियर है। आगे क्या किया हम लोगों ने, r बराबर 2 गुणे फोकस दूरी हमारी कितनी थी 12.5, ये हमारी फोकस दूरी थी, गुणा करा दिया गया, ये कितना आ गया r बराबर, ये आ गया 25 सेंटीमीटर। दशमलव के बाद 0 है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर हमारा हो गया। तो भैया मतलब कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण से वस्तु, माफ़ करना, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी होगी 25 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि वस्तु वक्रता केंद्र पर वक्रता त्रिज्या पर है और वक्रता केंद्र पर है और वक्रता त्रिज्या कितनी है 25 सेंटीमीटर। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मतलब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, एक 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण से कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक। तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, ज्ञात कीजिए दर्पण की फोकस दूरी और क्या ज्ञात करनी है भैया, और प्रतिबिंब की स्थिति। चलो शुरू करते हैं, इसमें क्या है यार, प्रतिबिंब की स्थिति सबसे पहले जो चीज़ें दी गई हैं उसकी हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, अवतल दर्पण दिया गया है, मतलब 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी दी गई है, मतलब ये क्या आई है, और ये अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण है तो माइनस में, ठीक, ये माइनस में, ठीक है। अब सेंटीमीटर वगैरह हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह नॉर्मली यार लिख लेना, क्या दिक्कत है इसमें, हाँ। अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, मतलब अवतल दर्पण से, और अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, वस्तु की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर, तो मतलब ये क्या है, u है, और ये क्या होगा माइनस में होगा, -16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, माइनस में क्यों होगा, प्लस में क्यों होगा, ये सारी चीज़ें आपको पीछे जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये क्या है, प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, और क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक है और क्या है, उल्टा है, इसलिए ये क्या होगा, माइनस में होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक। यहाँ पे u हमारा हो गया। अगर हम बात करते हैं कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है, अब यहाँ पे कहता है कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है, उसका वास्तविक प्रतिबिंब, अब यहाँ पे देखिए भैया, माफ़ करना, वास्तविक प्रतिबिंब तो हमारा हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई, ठीक। अब बात करेंगे वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु की ऊंचाई पहले ही दे दी गया है, 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु है, तो वस्तु की ऊंचाई मतलब O बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब भैया करना क्या है, करना क्या है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ निकाल नहीं सकते सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है कि फोकस दूरी, और दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति। तो फोकस दूरी निकालने के लिए v और u का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सूत्र लगाएंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसका नाम है आवर्धन, जिसका नाम है आवर्धन बराबर, ये क्या हो गया, आवर्धन बराबर I/O। I यहाँ पे क्या है, I है प्रतिबिंब की ऊंचाई और O है वस्तु की ऊंचाई।
और इसके बराबर में होता है -b/u। भैया ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप जाके पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान रखना शुरू करते हैं। हम लोग को v का मान पता, u का मान पता है, i का मान पता है, o का मान पता है, और हम लोगों को v का मान नहीं पता, तो हम लोग v का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमारा जो दूसरी चीज़ है कि क्या, वस्तु की स्थिति, माफ़ करना, प्रतिबिंब की स्थिति वो निकल आएगी, और इसके बाद हम लोग f निकाल लेंगे। ठीक, तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलिए लेट्स गो। तो ये हो गया हमारा -3 बटे, वो हमारा कितना दिया गया है, वो हमारा है 2 बराबर, ये हमारा हो जाएगा v/-16। अब माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, क्या होगा, ये दोनों कट के प्लस में हो जाएंगे। आगे चले भैया, आगे जब इसको हम लोग हल करते हैं, आगे जब हम लोग इसको हल करते हैं, -3 बटे 2 बराबर -v/16, माइनस माइनस कट गया। ठीक, अब v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 3 गुणे, यहाँ से दिक्कत हो रही है, v बराबर 3 × 16, 3 × 16। ठीक है, 3 × 16, और ये बट्टे में चला जाएगा 2। ठीक, इसको हम लोग जब हल करेंगे, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 दूनी 32, 16 × 48। ठीक है, 48 बटे 2, 24 दूना 48 होता है, ये कट के कितना आ जाएगा 24। ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया। अभी एक चीज़ मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पे हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे मिस्टेक हमारी होगी कि -3 था, तो यहाँ भी माइनस लगेगा, और यहाँ भी माइनस लगेगा, तो -24 होगा ये। तो हमारा क्या हो गया, v निकल आया, v बराबर -24। ठीक है, -24। u कितना था, u कितना है भैया, u हमारा है वस्तु से -16, -16। f निकालना है, तो इसका सूत्र क्या होगा, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/v का मान 1/f, सबका मान रखते चलो। तो भैया अब मान रखते हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, देखो हम लोग के पास जगह जो है ना थोड़ी कम रहती है, इस वजह से हम लोगों को इसे रफ करना पड़ता है। आप लोगों का सहयोग रहा तो कुछ दिन में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस बोर्ड्स पे लेंगे, अभी तो नहीं ले पा रहे। तो 1/f रहा बराबर 1/v, 1/v। v का मान कितना है, v का मान -24 आया, प्लस 1/, कितना हो गया, u का मान -16 आया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। इसको हम लोग जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, माफ़ करना, 1/f बराबर, इधर ये 2 है ऊपर चला गया। ठीक है, और ये इसको भी हम लोग क्या करते, 16, इसका कॉमन नॉमन लेते, या हम लोग त्रियक गुणा करें, क्या करें, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ही करते, -16, ये इधर चला गया, इसको हम लोग पहले क्या करते, ये हो गया, माइनस को ऊपर भेजो, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, -1, ठीक, -1/2, और ये -1/16। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आगे चले, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। आगे हमारा था कि -1/16 था, -1/2, -1/16, ये बराबर में हो गया -2/2 -16/16 दूनी 32। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया, इतना समझ में आया या नहीं? अगर आया है तो कमेंट कीजिए, नहीं आया है तो छोड़ दीजिए, माफ़ करना, यहाँ पे 24 है। ठीक है, तो इसका जब गुणा हम लोग कराते हैं तब ये कितना आएगा, चाहे आप लोग गुणा करें चाहे लासा लें, हल करने पे इसका आएगा। अगर हम लोग लासा लेके हल करते हैं
इसका हो जाएगा -3 माइनस तो -3/48 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा -5/48। और इसको कटने के बाद f का मान हमारा आ जाएगा, -9/6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया f का मान, मतलब हमारा फोकस दूरी। तो दोनों चीज़ हमारी क्या होगी, क्लियर हो गई, ठीक। अगले प्रश्न पे चलते हैं क्योंकि अब थोड़ा लेट हो रहा है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो फोकस दूरी हमारी कितनी निकल आई, 9.6 सेंटीमीटर। और हमारी प्रतिबिंब दर्पण से के सामने प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। मतलब अगर हम लोग कहें तो 24 सेंटीमीटर क्या है, प्रतिबिंब जो हमारा है 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भैया कि ये अभ्यास का प्रश्न है। इसी में के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, आप लोग जाके नीचे से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप लोग टेलीग्राम ऐप पे जाइए, चाहे हम लोग हमें व्हाट्सएप करिए। तो पहला तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक उत्तल दर्पण है, एक क्या है, अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। तो अगर हम लोग बात करते हैं वस्तु के प्रतिबिंब की, ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी। मतलब वस्तु कहाँ है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु से दर्पण की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर। ये होगा माइनस में और ये भी माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो प्रकाश किरण है उसके विपरीत जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, माइनस में होंगी। अब यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पे v ज्ञात करना है। प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा, प्रतिबिंब की स्थिति या वास्तविक होगा या नहीं। तो ये वास्तविक होगा या नहीं, ये चीज़ें तो हम लोग अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पे हम लोग मान रखना शुरू करते हैं। 1/f का मान कितना होगा, f का मान माइनस में है, ये हो जाएगा -5 बराबर 1/v का मान कितना है, नहीं पता हमें। और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/u। u का मान कितना दिया गया है, -10 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1/v बराबर इसको थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको उधर भेजेंगे तो क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आगे चलते इसमें घोष पेश हो जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा दूसरे पेज पे। तो ये हो जाएगा 1/- कितना था भाई, -5 बराबर 1/- v कुछ नहीं था, प्लस 1/- 10 था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपनी सुगमता के लिए, अपनी आसानी के लिए v को हम लोग उधर भेज देंगे और u को हम लोग इधर ले आएंगे। तो ऐसा हम लोग कैसे करेंगे, अभी दिखाते हैं, अभी बताते हैं। तो इधर हम लोग क्या किया, हम लोगों ने क्या किया कि v को इधर रहने दिया, ये 1/v है, इसको इधर हम लोगों ने शिफ्ट किया, ठीक है। तो ये v अपॉन 1 हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये आपको शायद नहीं पता, नहीं आपको, या इसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं, एक समीकरण बना लेते हैं। एक हम लोग सबसे पहले इसका समीकरण, इसके हल करने के बहुत तरीके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को कौन सा बताऊं, ठीक है। जो मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कोई ऐसा बताऊं जो बहुत ज़्यादा आसान हो, ठीक। तो ये शायद मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इधर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस v अपॉन
v 10, ये 10v 10v बराबर 1/-5। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, इसको -5 को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो हमारा क्या था, हमारा था 10 v अपॉन और क्या था याद नहीं आ रहा है, 1/v 10v। ठीक है, और -1/5, 5 को इधर भेजा, ये हो गया 50 माइनस ये माइनस प्लस 5v बराबर 10v। ठीक है, अब इधर हम लोग क्या करेंगे, 5 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 बराबर 5v, 5 से 50 को काटा, गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, और इसका मान कितना आएगा, इसका मान हो जाएगा, ये माइनस में है, ये भी माइनस में है क्योंकि -5 था, और ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कि v बराबर -10 सेंटीमीटर। ये वो हमारा हो गया वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा v निकल आया -10 सेंटीमीटर। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और आपको PDF जो है वो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे ही प्रोवाइड होगा। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर आप अपनी क्लास लिख के व्हाट्सएप करते हैं तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद बच्चों।